समक्ष जो है कि यूपी बीएड का जो पेपर होता है वो मॉडल पेपर लेके उपस्थित हूँ। ये मॉडल पेपर नहीं है, प्रीवियस पेपर है, जो कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीएड यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये पेपर मैं आज मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा। ये उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2003 हिंदी भाषा परीक्षा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ऊपर, और इसी पेपर को मैं आज आप लोगों के साथ कराऊंगा। और यूपी बीएड की जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है, तो उसको देखते हुए जो कि ये सीरीज़ चलाई जा रही है। और इस सीरीज़ में मैं लगभग आप लोगों को 500 क्वेश्चन कराने की उम्मीद रखता हूँ, केवल हिंदी के जो हैं यूपी बीएड के 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि यूपी बीएड शामिल होगा, हरियाणा बीएड शामिल होगा, बिहार बीएड शामिल होगा। तो ऐसे और उत्तर प्रदेश की जितने यूनिवर्सिटी जो कि बीएड के एग्ज़ाम पहले ले रही थी, अभी तो फ़िलहाल शायद एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी जितने यूनिवर्सिटी अलग अलग बीएड के एग्ज़ाम भी करा रही हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मैं कराऊँगा। ठीक है, तो टारगेट है हम लोगों का इसमें 500 क्वेश्चन कराने का। ठीक है, अभी जो आज की सीरीज़ है इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन 1000 कह रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन मैं आज लेके टारगेट चल रहा हूँ। देखते हैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन के इर्द गिर्द हम लोग खेलेंगे आज। ठीक है, तो चलिए 50-60 क्वेश्चन जो आज हम लोगों का टारगेट है। लगभग तो हमने 100 क्वेश्चन लिया है टारगेट में, लेकिन देखते हैं कि वीडियो के हिसाब से कितना क्वेश्चन मैं करा पाता हूँ, तो उसी हिसाब से देखा जाएगा कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। और उससे पहले जो हमारा एक अच्छा सा कोटेशन है देख लेते हैं, उसके बाद देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो कोटेशन है कि तमाम उम्र वो एक शख्स जो घुटनों के बल चला, तमाम उम्र वो एक शख्स जो घुटनों के बल चला, वो भी किताबें लिख रहा है, वो भी किताबें लिख रहा है हौसलों पे आज, वो भी किताबें लिख रहा है हौसलों पे आज। ठीक है, तो हौसला होना चाहिए हमको, क्योंकि बिना हौसले के कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उत्साह बहुत ही ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमको ये होता है कि ये हम कर लेंगे। और जब ये भावना होती है ना कि नहीं इसको हम कर लेंगे, आदमी तभी जाके उस चीज़ को कर पाता है, उससे पहले अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए हम लोग देर ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का ये प्यारा सा हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, फिर कह रहा है सौर्य सैनी अपभ्रंश। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ये टूटी फूटी हिंदी पहले बोली जाती थी। सबसे पहले तो संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर उसके बाद प्राकृतिक आई। ये सारी भाषा एक पे एक आती गई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इन लोगों का। लेकिन हिंदी की उत्पत्ति जब हुई तो वो हुई है सौर्य सैनी भाषा से। ठीक है, तो इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सौर्य सैनी अपभ्रंश। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, सौर्य सैनी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी हिंदी, जो अपने आप में सारी चीज़ें समेट ले। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ठीक है, तो पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम देश भाषा, ठीक है, देश भाषा ये पूछ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो देश भाषा की अगर बात की जाएगी तो इसमें आ जाएगा पाली। ठीक, लेकिन अगर यही बात करेगा कि भारत की प्रथम भाषा कौन है,
सिर्फ भारत की प्रथम भाषा अगर करेगा तो वो हो जाएगा संस्कृत, लेकिन देश की भाषा की अगर बात कर रहा है तो इज द राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा पाली। पाली सबसे पहले, ठीक है। और संस्कृत जो है ये भारत की सबसे पहली भाषा है, ठीक है। सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है संस्कृत है, ठीक है। और भारत देश की भाषा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा पाली, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा दोनों ऑप्शन। और ऑप्शन जो होता है ये क्वेश्चन के ठीक उसके अनुसार ही लगाते हैं हम लोग। तो इस द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है पाली भाषा को, ठीक है। किसको माना जाता है, पाली भाषा को। इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है, तो कह रहा है कि लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी बोलते भी हैं हम लोग, तो हिंदी जब हम पढ़ते हैं, हिंदी जब बोलेगा कोई भी, तो हिंदी को लोग सीरियस नहीं लेते हैं कि हिंदी, अरे हिंदी को फिर क्या पढ़ना है यार, जब पढ़ना है तो हिंदी को क्या पढ़ना है। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो इंग्लिश के पीछे भाग रही है, न कि हिंदी के पीछे भाग रही है। तो ये जो कमी होती है ना, इसीलिए हम लोग अभी भी आप किसी से बोल देंगे शुद्ध हिंदी लिखने के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं लिख पाते हैं। एक्चुअली दूसरों की बात छोड़ दीजिए, मैं खुद नहीं लिख पाता हूँ शुद्ध हिंदी। कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, पढ़ने में भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हिंदी बहुत ही टफ भाषा है। और अगर शुद्ध रूप ज्ञान की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। क्योंकि जब तक हमको व्याकरण नहीं आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिया के साथ हमें क्या लगाना है, सहायक क्रिया कौन है, विशेषण कौन है, सर्वनाम कौन है, संज्ञा कौन है, संधि कैसे करना है, समास कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। बहुत ऐसे वर्ड हैं, पहले क्या आया फिर कैसे है, हिंदी है तो वर्णमाला कैसे, ये सारी चीज़ें हमको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। तो शुद्ध रूप से अगर हिंदी का ज्ञान अगर हमें कोई चीज़ अगर देता है तो क्या देता है, व्याकरण देता है, ठीक है। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो अक्षर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो आपको भी पता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वो स्वर होता है। इस द राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वर होता है। और जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जो स्वर बोला जाता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है। जो व्यंजन होता है ये स्वर की सहायता से बोली जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, स्वर की सहायता से स्वर होता है इसका आंसर, सॉरी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरों ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। सॉरी, मैंने अगले को जो पिछला क्वेश्चन है उस पर मैंने अगले क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दे दिया, तो आप लोगों को भी पता होगा कि स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो दूसरे की जो सहायता से बोला जाता है ना, ये होता है व्यंजन। और ये किसकी सहायता से बोला जाता है, तो स्वर की सहायता से ये व्यंजन जितने भी हैं वो बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है, कौन सा उर्दू से लिया गया है, ठीक है। तो उर्दू के जो वर्ड लिखे जाते हैं ना, आप लोग उसमें जानते हैं कि वो नीचे नुक्ता लगा होता है, नीचे नुक्ता लगा होता है। तो क, ग, फ, ख। तो ख के नीचे देखिए ये छोटी सी इसमें एक बिंदी लगी होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं,
नुक्ता। और ये नुक्ता जैसे हम लोगों का होता है ना कि हिंदी में जैसे जो कोई चीज़ अलंकार जब हम लोग लगाते हैं अपनी भाषा को सुंदर करने के लिए, जैसे कि औरतें गहना पहनती हैं और मेकअप करती हैं सुंदर दिखने के लिए, वैसे भी कवि भी अपने कविता में ये सारी चीज़ें अलंकार का प्रयोग करते हैं कि उनकी कविता अच्छी लगे। तो ऐसे ही जो नुक्ता होता है ना, ये भी उर्दू में ही लगाया जाता है। नुक्ता जो होता है ये उर्दू में लगाया जाता है उसको अच्छा लगने के लिए, ठीक है, उसका अर्थ स्पष्ट हो, बोली स्पष्ट हो, थोड़ा सा अच्छा लगे, उनका श्रृंगार करने के लिए होता है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों में अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अकारांत कहते हैं। तो जैसे इसका इज द राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आकारांत बोलते हैं, ठीक है। आकारांत की जो भी जितने भी शब्द होते हैं वो उसके लास्ट में जो आएगा वो ओ आएगा। अकारांत के जितने भी वर्ड बोले जाते हैं वो लास्ट में ओ ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार जो होते हैं ये नाक से बोले जाते हैं। जो पांचवा अक्षर होता है जैसे अंग, इय, ड़, ये जितने होते हैं ये अनुस्वार होते हैं। अयोगवा भी जानते हैं। अंतस्थ जो होता है य, र, ल, व होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देश 9 से लेकर 13 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी इसमें आपको शुद्ध रूप से जो लिखा गया है उसी वही आंसर इसमें ढूंढना है या चयन करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं 9 का। अनुच्छेद, अनुच्छेदत, अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के बारे में कह रहा है कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप क्या है उसका, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं जब भी हम लोग जो पॉलिटी का जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें अनुच्छेद लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद, ठीक है। ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये शुद्ध रूप है हिंदी का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां की पूंजीवाद, 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 ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। पूंजीवाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक है, पूंजीवाद, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्निहित, 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 ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्निहित ए सही लिखा गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा, 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 ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर, जब परीक्षा जब भी हम लोगों का लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि षड्यंत्र, 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 ये पूरा लिखा गया है। इसमें कह रहा है कि शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है। शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है। तो इसका हम लोगों का हो जाएगा ये ए। ये षड्यंत्र जो लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करेंगे आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को आज कराना है जो कि टारगेट लिया गया है, ठीक है। 14 से 17 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से करिए, ठीक है। तो ये हम लोगों को 17 तक करना है, ठीक है। आप लोग भी देख रहे हैं। तो 14 दिया है कि कविस्वर,
कवि स्वर का जो दिया है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद जो है तो ये किस संधि के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ए कह रहा है दीर्घ संधि, बी कह रहा है गुण संधि, सी कह रहा है व्यंजन संधि और डी कह रहा है स्वर संधि। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग संधि करते हैं ना तो ये 5 फैमिली होती है इनकी, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और इसका इस द राइट आंसर तो ए हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ये कैसे होगा इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे 5 जो फैमिली होती है, मैं वो 5 फैमिली आप लोगों को करा देता हूँ। ये होता है एक फैमिली अ और एक होता है आ। ये जब भी अपने को करेगा ना तो ये हमेशा आ ही करेगा, आ ही बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ई, फिर बड़ी ई और ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऊ, फिर बड़ा ऊ और ये मिलके बनाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, ऐसे ही ए अय और मिलके बनाएगा अय, ओ औ मिलके बनाएगा औ। तो ये 5 फैमिली होती है। ठीक है, तो ये 5 फैमिली होती है, इस 5 फैमिली के ही सहारे जितनी भी संधियाँ होती है ना वो बनती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। तो कविस्वर जो है ना, ये जो कविस्वर जो है इसका जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, तो इसका हो जाएगा कवि और धन ईश्वर, कविश्वर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ई दिया है, छोटी ई दिया है और ये बड़ी ई दिया है। तो छोटी ई और बड़ी ई मिल के क्या बनाएगा, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिल के क्या बनाएगा बताइए, बड़ी ई बनाएगा। तो ये वो वैसे ही रहेगा और इस पे जो मात्रा जो बन जाएगी वो बड़ी ई की हो जाएगी। तो ऐसे ही संधि विच्छेद होगा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कविस्वर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार। ठीक है, ए कह रहा है स्वर संधि है, बी कह रहा है विसर्ग संधि है, सी कह रहा है व्यंजन संधि है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी संसार की बात आती है ना, किसकी बात आती है, संसार। ठीक है, ठीक है, तो संसार का जो आएगा तो ये आएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है, इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि हो जाएगा। और ये बनेगा कैसे, तो ये बनेगा सम और नीचे हलंत रहेगा समधन सार, समधन सार। तो इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, संसार। ठीक है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संसार। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि तन्मय, क्या कह रहा है, तन्मय। तन्मय है कह रहा है तो ऑप्शन ने दिया है कि व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तन्मय कह रहा है, क्या कह रहा है ये, तन्मय। तो तन्मय की जब बात होती है तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पहला अक्षर किस में बदलेगा, 5वां में। ये विसर्ग संधि के ही अंतर्गत चलते हैं। पहला अंक जो जो जैसे होता है क च ट प, जो होता है ना कचट तप, कचट तप का जो होता है तो ये होता है। और ये होता है कौन सा वर्ड होता है, ये भी 1 2 3 4 5 होते हैं। तो क का क, ख ग घ अंग, ये 5 होते हैं। तो पहला अक्षर जो है वो 5वां में कन्वर्ट हो जाता है इसके अंतर्गत। तो ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि का ये रूप है। ठीक है, इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ये किस में बदलेगा, पहला किस में बदल रहा है, 5वां में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इत्यादि, क्या कह रहा है, इत्यादि, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। ठीक है, क्या कह रहा है, गुण संधि। तो इत्यादि की बात अगर हो रही है तो इत्यादि को भी हम लोग देखेंगे कि इत्यादि कैसे बनता है। तो इत्यादि की जब बात आती है ना तो ठीक है, तो इत्यादि जब भी बात आएगी तो इत्यादि ये हो जाएगा यण संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, यण संधि। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा।
और इत्यादि का जो बनेगा तो इति धन आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 से 24 तक की बात हो रही है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है। तो 18 नंबर कह रहा है कि पुनः जन्म। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा 18 नंबर का? तो ये कह रहा है कि पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनुधन जन्म। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, पुनः धन जन्म। ठीक है, पुनः धन जन्म। तो आप लोग को पता होगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा पुनः। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पितृ ऋण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पितर अण, पितर ऋण, पितृ ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी, पितृ ऋण। तो इसका क्या हो जाएगा? पितृ ऋण। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इत्यादि। देखिए इत्यादि का आ गया। अभी हम आपको बताए हैं कि इति धन आदि होता है। ठीक है, इति धन आदि होता है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है युधिष्ठिर। तो युधि धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन ई स्थिर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, युधि धन स्थिर युधिष्ठिर होता है। ठीक है, युधि धन स्थिर युधिष्ठिर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी संधि ये है। ठीक है, तो युधिष्ठिर की अगर बात की जाए तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये लास्ट में क्या आ रहा है? इसमें छोटी ई, और इसमें क्या आ रहा है? तो बड़ी ई। और ये छोटी ई बड़ी ई मिला के क्या बना रही है? तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये बना रही है बड़ी ई, नहीं छोटी ई। ठीक है, तो ये जो ध दिया है ना, ध और ये आधा सौ, ये दोनों बदलेगा तो ये हो जाएगा 100 वाला 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100 वाला 100। तो इस तरह से युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है जगदीश। तो इसका हो जाएगा जगत धन ईश, जग धन ईश, जगद धन ईश, जग धन दीश। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, जगत धन ईश। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जगत धन ईश इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन कटा। क्या कह रहा है ये? कन कटा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कन धन कटा, कान धन कटा, दोनों रूप सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, कान धन कटा, कान धन कटा। ठीक है, तो ये भी आएगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत, क्योंकि व्यंजन संधि के अंतर्गत जब एक शब्द हो, जब एक स्वर हो या एक व्यंजन हो और दूसरा व्यंजन हो, ठीक है, दूसरा व्यंजन हो, दोनों मैच ना करे तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है कान कटा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामायण। ठीक है, क्या कह रहा है? रामायण। तो रामायण कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राम धन अण, बी कह रहा है राम धन आयन,
सी कह रहा है रामधन अयन, डी कह रहा है रामाधन यन। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा रामधन आयन। तो राम में भी अ है, ठीक है, और अ यहाँ ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे आ, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे आ। ठीक है, तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका किसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सॉरी, जो कि ये आएगा आपका दीर्घ के अंतर्गत। ठीक है, ये अपने आप को बड़ा कर रहा है, एक और प्लस एक ही फैमिली के हैं और एक ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, अ प्लस अ बन के आ हो रहा है, ये अपनी फैमिली को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 28, 25 से 28, ठीक है, सॉरी 25 से 28 की बात हो रही है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। ठीक है, समास को क्या करना है, छाटना है। ठीक है, तो 25 कह रहा है दशानन, दशानन किस समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो द्विगु, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व। ठीक है, तो ये आ जाएगा बहुव्रीहि समास, किसके अंतर्गत आएगा, बहुव्रीहि समास। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, तो इसमें कह रहा है कि कर्मधारय है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, रोग पीड़ित तत्पुरुष समास है। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिमान, ठीक है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर अव्ययी भाव हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर पुरुष, वीर पुरुष, तो ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 से 33 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द छांटिए या चयन करिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव की बात की जाए तो नीचे देख रहे हैं आप तद्भव दिया है, ऊपर दिया है तत्सम। सबसे बड़ी बात होती है कि तत्सम और तद्भव को हम पहचाने कैसे, किस, तत्सम कह रहा है तो तत्सम कौन सा शब्द होगा, तद्भव कह रहा है तो इसमें कौन सा शब्द होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है पकड़ने के लिए। आंसर तो हम बाद में दे पाएंगे ना, जब हमको जानकारी होगी कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो जैसे बात करता है ना, ये देखिए कि तत्सम, अरे सॉरी, तद्भव, तद्भव की बात करेगा तो इसमें द आया है, आप देख सकते हैं। तो द से तत्भव शब्द, तद्भव शब्द उस शब्द को कहते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, जो भी हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है, हिंदी के जो शब्द होते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। अगर ये दो नहीं है उसमें, जैसे इसमें तत्सम, तो ये जो शब्द होगा ये संस्कृत के शब्द माने जाएंगे। ये किससे शब्द होगा, संस्कृत के शब्द हैं जो कि ज्यों के त्यों उठा के आके हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन तद्भव, अगर ये द अगर आप देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि द है तो मतलब द से हिंदी में भी द आता है, तो इसमें हमको संस्कृत न करके हिंदी शब्द बताना है। इस तरह से आप लोग तद्भव और तत्सम को याद रखेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि चाँद, चंद्रमा, चंदर, चंद। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का
खेत, डंडा, विवाह, सिंह। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा विवाह। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा विवाह। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंसी, कपूर, ओज, आम। ठीक है, तो इसका भी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओज। इज द राइट आंसर ओज। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है खेत, नहर, निर्मम, कुछ। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, निर्मम हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। संस्कृत सब छाटना है। ठीक है, तो निर्मम हो जाएगा। इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा सुमन। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 34 से 38 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव, ठीक है, हिंदी का शब्द बताना है। ठीक है, इज द राइट आंसर। तो 34 का कह रहा है कान, नासिका, परीक्षण, कटक। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा कान। कान जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीढ़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। ठीक है, तो इसमें जो है कि हिंदी का शब्द हो जाएगा पीढ़ा। पीढ़ा जो होती है, जो दर्द जिसको बोलते हैं, कष्ट होता है, उसी को बोलते हैं पीढ़ा। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी, नित्य, अंधेरा, पश्य। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। अंधेरा जो है ये हिंदी शब्द है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालिका, वेद, आज्ञा, सिद्धि। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बेत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेत। इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा तमंचा। क्या हो जाएगा? तमंचा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में उपयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। जो अपने परंपरा से जो एक शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कह रहा है कि योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, संकर शब्द। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा योग रूढ़ कहते हैं उसको। ठीक है, जो परंपरा से एक ही शब्द की तरह उपयोग में जो आ रहे हैं पहले से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 40 से 44 निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल मतलब अलग असंगत शब्द का चयन करना है। ठीक है, शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि। ठीक है, तो शारीरिक, दैहिक, मानसिक ये तीनों शरीर से रिलेटेड है। और सबसे अलग क्या है? आदि। आदि जो है ये अलग है। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। ठीक है, तो प्रियजन, परिवार और बच्चे, इसमें हमारा कहीं ना कहीं फैमिली आ रहा है। ठीक है, लेकिन घर, ये तीनों लोग रहते कहाँ हैं? ये तीनों लोग रहते कहाँ हैं? घर में रहते हैं। ठीक है, ये अलग है। इसमें ये सजीव हैं लेकिन घर हमारा निर्जीव है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। ठीक है, तो सिर, मस्तक, शीर्ष ये तीनों, नहीं सॉरी, सिर,
शीश और शीर्ष, ये तीनों ऊपर का बात कर रहा है, लेकिन मस्तक जो होता है हम लोगों का आगे होता है। इस तरह से इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र। ठीक है, तो ये दृष्टि, नेत्र, सॉरी, ये निगाह से हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, दृष्टि से भी देखते हैं, नज़र से भी देखते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ जो होता है, ये मिला के हम लोग नेत्र से देखते हैं, जिसको आँख बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग है। इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। ठीक है, तो समस्या, जटिलता, कठिनाई ये तीनों एक ही शब्द हैं, और ये जो है खेद ये अलग है। तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 से 49 निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची कह रहा है। ठीक है, तो नरक, ब्रह्मांड, लोकयम, धौ। ठीक है, तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा डी, धौ। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कुबेर। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची किन्नेर, रेस, कोविद, धनाधिप, राज। ठीक है, तो कुबेर का जो हो जाएगा वो धनाधिप हो जाएगा, धनाधिप, धनी लोग। ठीक है, जिसमें लक्ष्मी का वास हो। कुबेर, धन का कुबेर बोलते हैं ना, धन का कुबेर। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रात्रि। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि छपा, तमीचर, अमा, विभावरी। तो रात्रि का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा विभावरी। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भागीरथी का क्या होगा? सरिता, गंगा, यमुना, निर्झड़ी। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है, इसलिए इसका पर्यायवाची हो जाएगा गंगा। और गंगा जो दोनों लोग जो नदियाँ मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। उत्तराखंड में यह स्थान पड़ता है, वहाँ पे ये दोनों नदियाँ आके मिलती है, वहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा कोई नदी नहीं है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत। तो विद्युत का जो होगा पर्यायवाची गर्जन, दामिनी, चमक, पयोद। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर दामिनी हो जाएगा। दामिनी माने होता है विद्युत। ठीक है, जो लाइन होती है, लाइट, क्या होती है? लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं दामिनी। ठीक है, और गर्जन जो होता है और ये चमक होता है, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 से 56 निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों का विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक है, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सामंजस्य मतलब होता है ना कि बिल्कुल अजमंजस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए विवाद, कलह, संताप, द्वेष। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सामंजस्य मतलब कोई भी चीज़ आपस में बैठ के सुलझा ली गई है। ठीक है, और विवाद का मतलब होता है कि सीधे उसका उल्टा होता है विवाद, कि जो चीज़ें हैं वो विवादित हैं अभी। असमंजस का मतलब कि राजी हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? राजी।
ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी का जो है कि विलोम क्या होगा? निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निर्तेज, निस्तेज, निस्तेज। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निस्तेज हो जाएगा। ओजस्वी का क्या होगा? निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराक्रम। ठीक है, तो पराक्रम का क्या हो जाएगा? तो वीरुता, वीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। तो पराक्रम का मतलब होता है ना कि जो बहुत ही युद्ध में जैसे लोग जाते हैं जिन तो जो बहुत ज़्यादा मारकाट करते हैं, जो युद्ध को जीत लें, उनके अंदर पराक्रम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पराक्रम। और वीरुता जो होता है ये इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोध। क्रोध का क्या होगा? कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। तो क्रोध, क्रोध का मतलब बिल्कुल गुस्से में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षमा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग हर्ष 53 नंबर क्वेश्चन छूट गया है हम लोगों का। अच्छा, क्रोध का कराई देते हैं। क्रोध का जो हो जाएगा ना वो कृपा हो जाएगा। ठीक है, क्रोध में किसी चीज़ को जलाना, और उनका होता है प्यार। क्या होगा? प्यार। प्यार क्या होगा? कृपा होगा। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। 53 जो क्वेश्चन है हर्ष, हर्ष, तो इसका क्या हो जाएगा? अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। तो इसका क्या हो जाएगा? हर्ष माने खुश, तो इसका क्या हो जाएगा? विषाद। विषाद माने क्या होता है? दुखी। विषाद माने क्या होता है? दुखी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तेजित। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तेजित। उत्तेजित ऑप्शन कह रहा है कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित, उद्वेलित। ठीक है, तो इसका इधर राइट आंसर शांत हो जाएगा। उत्तेजित का क्या हो जाएगा? बिल्कुल शांत। ठीक है, किसी काम को करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हैं, और उसका विलोम सीधा उसका उल्टा हो जाएगा कि हम उसको करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत बैठे हैं, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो शांत हो जाएगा। इधर राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रंक। बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। तो इसका इज द राइट आंसर धनवान हो जाएगा। रंक का विलोम क्या हो जाएगा? धनवान। रंक माने होता है बिल्कुल निर्धन। ठीक है, और ये इसका हो जाएगा धनवान। इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों से उचित पद छांटिए। ठीक है, कह रहा है कि बालक, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, एक शब्द बताना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन आता है, वैसे ही हिंदी में एक शब्द बताना है। जिस बालक को गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र, अंकित, औरस, रेहुतुआ। ठीक है, तो जिस बालक को गोद लिया गया हो उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है, जैसे लक्ष्मीबाई रानी ने गोद लिया था, इसी के चलते युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को अपने में विलय कर लिया, क्योंकि उनका खुद का पुत्र नहीं था, उन्होंने किसी पुत्र को गोद लिया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है, तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दंभी, दुराराध्य, क्रोधी।
तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, दूराराध्य। दूराराध्य जिसको हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रायश्चित। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि कोई हमसे पाप हो जाता है तो उसको हम लोग करने के लिए स्वयं को दंड देते हैं, उसका हम लोग प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके उसको क्या बोलते हैं? असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट, अशोध्य, अशोच्य, अशोच्य। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसका इलाज न हो सके असाध्य होता है। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो धन को व्यर्थ व्यय न करे, जो धन को व्यर्थ व्यय न करे क्या बोलते हैं? कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। ठीक है, मितव्ययी उसको कहते हैं जो कम खर्चा करता है। ठीक है, लेकिन धन को जो व्यर्थ न करे, व्यर्थ उपयोग न करे, उसको बोलते हैं हम लोग अपव्ययी। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका हम लोगों का हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो काम न करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कर्म न करना चाहे। ठीक है, अकर्मण्य। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसे देख न सकें, न सुन सके और न ही छू सकें उसको क्या बोलते हैं? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर अगोचर हो जाएगा, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मजदूर मेहनत करता है एक वाक्य हो गया, किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। और दोनों को जोड़ा जो है ये किंतु ने जोड़ा है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। ठीक है, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये कैसा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, एक यहाँ दिया है कि जिधर धुआं दिखाई दिया और दूसरा का सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्या है? मिश्रित वाक्य है। क्या है? मिश्रित वाक्य है। अगर यहाँ किसी शब्द को ऐसा लिखता जो कि जुड़ जाता तो ये कैसा वाक्य हो जाता? संयुक्त वाक्य हो जाता। लेकिन ये जुड़ा नहीं है, ये एक अलग वाक्य है, ये एक अलग वाक्य है। ठीक है, ठीक है, तो ये मिश्रित वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा है जैसे उसके पिताजी हैं। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्संग करो सदाचारी बनो। ठीक है, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। तो ये जो इसका हो जाएगा विधिवाचक है। ये सत्संग करो और सदाचारी बनो, ये
विधिवाचक वाक्य। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि प्रथम आने की कौन कहे, उसे परीक्षा पास में भी नहीं, सॉरी, कह रहा है कि प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, संयुक्त वाच्य है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त वाच्य है। ठीक है, कौन सा है, संयुक्त वाच्य है। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि 70 से 74 निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्प हैं जो शुद्ध का चयन करना है। ठीक है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। ठीक है, तो ये कह रहा है वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि वह दंड के योग्य है। हिंदी में इसको हम लोग शुद्ध कैसे बोलेंगे, वह दंड के योग्य है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो बालक बहुत ही दुष्ट है, वो दंड देने, वह दंड के योग्य है। जो बालक है वो किसके है, योग्य है, तो वो दंड के योग्य है। ठीक है, इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जाति है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चों को खिलाओ। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा कि बच्चों को फल काटकर खिलाओ। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि आपको जो भी लेसन दिया गया है उसको आप पढ़कर कल आएँ, तो पाठ पढ़कर कल आएँ। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, जो मुहावरा दिया गया है उसका हम लोगों को चयन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंगूठा दिखाना, तो अर्थ क्या हो गया, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। ठीक है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अंगूठा दिखाना का मतलब हो जाता है कि वो चीज़ देने से इनकार करना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये कह रहा है अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है कि भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। क्या होता है, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। ठीक है, तो आँख लगने का मतलब होता है कि नींद आ जाना। क्या होता है, नींद आ जाना। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि औधी खोपड़ी, औधी खोपड़ी कह रहा है कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किंतु
कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इधर राइट आंसर बी हो जाएगा। औधी खोपड़ी का मतलब कि मूर्ख होना। ठीक है, क्या होगा? मूर्ख होना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा न सके, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। तो इसका इधर राइट आंसर होता है कान का कच्चा, कि कोई भी बात सुने उसको तुरंत शीघ्र ही विश्वास कर ले। इधर राइट आंसर डी हो जाएगा। उस पर सोचे विचारे ना, कि मतलब जैसे कोई भी आके कहे कि हमने ये चीज़ आपके बारे में सुना है, चाहे वो ऐसे आपके बारे में कह रहे थे, इनकी बात को तुरंत विश्वास मान जाना कि नहीं नहीं, हाँ सही आप बोल रहे हैं, ये चीज़ हमारे साथ हुआ है। तो इसको जब तक आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जिस चीज़ को भी आप लोग सुने या कोई आपसे आके कहे, तो जब तक उसके हकीकत या उसके जड़ तक न पहुंच जाइएगा या उस पर कुछ मंथन न कर लीजिएगा, तब तक उस चीज़ को विश्वास मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सी लोग हमसे जल रहे हैं, और जलने के कारण होता है कि हमको आकर उल्टा सीधा राय देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हमको बचना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभव होना। ठीक है, क्या होता है? अनुभव होना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है। जो आदमी लाइफ में अगर सफल नहीं हुआ है ना, जो आदमी लाइफ में सफल नहीं हुआ है, उससे आप उस रास्ते के बारे में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जो आदमी रास्ते पे चल चुका है वही उस रास्ते का अनुभव बता सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि ढाक के वही 3 पात्र होना। ठीक है, यत्नपूर्वक रखना, सदा एक सा, उठ उटपटांग काम करना, अनुरूप बनना। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, सदा एक सा रहना या सदा एक सा होना। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जल्दी हम सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ बहुत ही लंबी हो गई है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 99 के फेरे में पड़ना। ठीक है, 99 के फेरे में पड़ना। ये कह रहा है धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य पर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंस जाना। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा कि धन कमाने में लगा रहना। क्या होगा? धन कमाने में लगा रहना। ठीक है, इज द राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, काम करने के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि हींग लगे न फिटकरी, रंग भी धोखा हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए। ठीक है, बिना मेहनत फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, बिना मेहनत फल पाना। क्या होता है? बिना मेहनत फल पाना। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रस राज कहा जाता है। रस राज, श्रृंगार को, वीर को, शांत को, विभत्स को। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। श्रृंगार रस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस राज। श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है, रस राज। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 87 से 88 की निम्नलिखित गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं छंद क्या क्या कह रहा है। छंद कह रहा है कि जो जग हित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो क्या है, दोहा है, रोला है, वैरव है, हरि गीतिका है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्या है, रोला है। क्या है, रोला है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज जिन मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ये हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे तो वही स्टार्टिंग का दोहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दोहा है। इसका इधर राइट आंसर ए हो जाएगा। चौपाई, सवैया, कवित्त नहीं है, ये क्या है, तो ये दोहा है। इसका इधर राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 89 से 91 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए नीचे दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, तो इसमें हमको क्या चुनना है, अलंकार। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीती व्यू भरी जगारी, अंबर पनघट में डूब रही, तराघट उषा नगरी। तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, उपमेय उपमेयोपमा है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या है, रूपक है। क्या है, रूपक है। तो रूपक में क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं कि रूपक में क्या होता है ना कि तो ये जो कह रहा है कि रूपक है, तो रूपक में क्या होता है कि जिस चीज़, उपमा और उपमान में जो होता है, उपमेय और उपमान में बिल्कुल भी भेद नहीं होता है। इसमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल एक सी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई अंतर होता ही नहीं है। रूपक में क्या होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही रहना। ठीक है, इसका इधर राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन इधर है इसका, ये कौन सा है, तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो इसका इधर राइट आंसर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि चीज़ें मानो, जानो, जनहूँ, मनहूँ, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, उसी से इसकी पहचान की जाती है। जैसे इसमें दिया है कि जानो, जनू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि या मुरलीधर की आराधना धरी अधरान धरौगी। ठीक है, तो ये क्या है, रूपक है, यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो ये जो है ये है यमक। कौन सा अलंकार है यमक अलंकार। ये शब्द का जो है कि बार बार उत्थु आएगा, बार बार शब्द की पुनरावृत्ति होगी और उसका अर्थ जो होगा अलग होगा। जैसे इसमें धरारन, धरा
अधरान, अधरान और अधरान 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इससे क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 से 100 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम लिखिए 4 विकल्प में से। ठीक है, तो जो है कि रचना है और इनकी जो कौन इसको लिखा है ये कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है गबन। गबन किसने लिखा है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो गबन जो लिखे हैं वो मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। कौन लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशव दास। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है कुरुक्षेत्र। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है चित्रलेखा, यशपाल जी लिखे हैं, भगवती शरण वर्मा लिखे हैं, सुमित्रानंद पंत, अमृत लाल नागर जी लिखे हैं। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा जी ने इसको लिखा है चित्रलेखा को। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यामा किसकी रचना है, तो मीराबाई की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो यामा जो है ये महादेवी प्रसाद वर्मा की रचना है और यामा के ही चलते इनको जो है कि पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गीतांजलि के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, कल्हड़। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई है और गीतांजलि के ही चलते इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के चलते रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध को। ठीक है, तो प्रबंध शिरोमणि का उपाधि जो दिया गया है वो मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने पूर्ण भाव की वाणी किस कृति में दी। ठीक है, किस कृति में दी, तो ये कह रहा है प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला, धार के इधर उधर। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रणय पत्रिका। क्या है, प्रणय पत्रिका। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है कह रहा है कि नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन करिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। क्या कह रहा है कि जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। ठीक है, सूरदास जी इसको लिखे हैं, मीराबाई लिखी हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं, गिरिधर जी लिखे हैं। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तुलसीदास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है, मैथिली में लिखा गया है, अवधी में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है या बघेली में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है ना, ये मैथिली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, मैथिली में लिखा गया है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था अभी, और आप लोगों को इस सेशन में कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कितना क्वेश्चन आपका सही रहा और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, आप अपना अनुभव ज़रूर हमको शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा। और चलिए फिर अगले क्वेश्चन अगले दिन लेके फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। और जो यूपी बीएड का जो पेपर चल रहा है तो इसमें हम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे, केवल हिंदी के 500 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कि आपका हिंदी में कहीं भी रुकावट ना हो। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं, ज़्यादा देर बात ना कर पाएंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।